पहले किसान आंदोलन, फिर शाहीन बाग और अब जंतर मंतर। सरकार का मंशा होना चाहिए हमारी जो डिमांड्स है उसको एक्सेप्ट करने का। मोदी सरकार में इन 3 प्रोटेस्ट का कितना इंपैक्ट रहा, ये एक अलग विषय है। लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ हुए हर आंदोलन के बाद एक सवाल जरूर उठा कि आखिर इन आंदोलनों को फाइनेंस किसने किया, कैसे किया, क्यों किया और क्या खर्चे पाने के लिए विदेश से आए पैसों का इस्तेमाल हुआ। दावा यह भी किया गया कि विदेशी फंडिंग के जरिए सरकार और देश को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। किसी ने इसे अमेरिका के डीप स्टेट की प्लानिंग का हिस्सा बताया, तो किसी ने इसे टूलकिट गैंग की साजिश बताया, तो किसी ने एंटी मोदी लॉबी का ब्रेन चाइल्ड। खैर, इन सब से एक बहस तो जरूर छिड़ी कि क्या ऐसे आंदोलनों को ढाल बनाकर देश को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही थी। क्या इसके लिए विदेशों से फंडिंग भी हो रही थी, और अगर हो रही थी तो सरकार और देश की तमाम एजेंसियां इसे रोक क्यों नहीं पा रही थी। अब खबर है कि सरकार विदेश से आने वाली पाई पाई की मॉनिटरिंग करेगी। जाहिर है इसके लिए एक कानून की जरूरत होगी और इसीलिए सरकार FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाने की तैयारी कर रही है। सरकार विदेश से आने वाले पैसे की मॉनिटरिंग करेगी। इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है, लेकिन संसद से आने वाली तस्वीरें और सांसदों के बयानों को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। केंद्र सरकार के इस नए बिल से विपक्ष नाराज है। संसद के अंदर हंगामा और बाहर प्रदर्शन जारी है। सरकार पर NGO की जमीनों को कब्जा करने और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश तक का आरोप लग रहा है। FCRA तो अब ला रहे हैं, जमीन कब्जा करना चाहते, भूमाफिया ये लोग। जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए इस बिल में कोई अड़चन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तानाशाही नहीं देश के अंदर चल सकती, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। TRA हो, डिलिमिटेशन हो, महिला आरक्षण के लिए सरकार कटिबद्ध है। विरोधी दलों ने राजनीति नहीं करनी चाहिए और एक अच्छा बिल है। 55,000 करोड़। लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक 3 साल में FCRA के तहत रजिस्टर्ड जो इंस्टीट्यूशन है उनको इतनी आर्थिक मदद मिली। 55,000 करोड़ का ये आंकड़ा 2019 से 2022 के लिए है। अब आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2026 तक करीब 14,449 एक्टिव FCRA रजिस्टर्ड थे, जबकि 22,498 रद्द हो चुके थे। 15,212 समाप्त माने गए। विदेशों से जो फंडिंग मिलती थी उसका एक बड़ा हिस्सा देश के अलग अलग हिस्सों में NGO को जाता है। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि इन पैसों का इस्तेमाल जरूरतमंदों के इलाज के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए और बाकी जन कल्याण के कामों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन शुरू से ही इन पैसों के जरिए धर्मांतरण के आरोप भी लगते रहे हैं। नए नियम में भी ऐसी योजनाएं चलाने या फिर लोगों के लिए काम करने पर कोई रोक नहीं। दरअसल सरकार जो नया बिल लाने की तैयारी में है उसके जो प्रावधान है उसमें अलग अलग कैटेगरी लिस्ट है। इसके तहत विदेश से जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल शिक्षा, इलाज, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण, कला और संस्कृति जैसे कामों में लिया जा सकता है, किया जा सकता है। लेकिन नए नियम के मुताबिक पैसा जिस कैटेगरी में लिया गया हो उसका इस्तेमाल भी उसी काम के लिए होगा। लेकिन कुछ ईसाई मिशनरीज और NGO अभी से इस बिल के विरोध में आ गए हैं, जिन्हें विपक्षी नेताओं का भी साथ मिल रहा है। और इतना ही नहीं, अमेरिका सीनेट के एक सदस्य ने भी इसे लेकर नाराजगी जताई है। अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ईसाई लंबे वक्त से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, लेकिन भारतीय संसद अब FCRA के जरिए चर्च और धार्मिक दान पर कंट्रोल करने की कोशिश में लगी है। ये ईसाई धर्म पर हमला है। अगर ये बिल पास होता है तो भारत और अमेरिका के रिश्ते पर भी असर पड़ेगा। अब सवाल है कि आखिर भारतीय संसद में आने वाले बिल या फिर भारत के कानून को लेकर अमेरिका में बेचैनी क्यों बढ़ रही है। अब इसके लिए सबसे पहले एक तस्वीर देखिए। तस्वीर कोलकाता की है, जब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भारत आए थे। अपने इस दौरे पर मार्को रूबियो दिल्ली में सरकारी मुलाकात से पहले कोलकाता की मदर टेरेसा मिशनरी पहुंचे। अब उस वक्त कहा गया कि इस मुलाकात के जरिए भारत सरकार को इनडायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश की गई है। इसके ठीक बाद एक और फैक्ट सामने आया। दरअसल साल 2021 में देश के करीब 5,000 NGO का FCRA लाइसेंस कैंसिल किया गया था, जिसमें मदर टेरेसा मिशनरी भी शामिल था। हालांकि 2022 में फिर से लाइसेंस रिस्टोर कर दिया गया था। उस वक्त सवाल उठा कि क्या अमेरिका भारत में ईसाई मिशनरी को फंडिंग देना चाहता है। अब इसके साथ साथ भारत में ऑपरेट कर रही मिशनरी को लेकर एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या विदेशों से आने वाली फंडिंग के जरिए ही देश के अलग अलग हिस्सों में धर्मांतरण का रैकेट चलाया जाता है।
बीते कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट साउथ के कुछ राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कई ऐसे सेंटर्स का खुलासा हुआ है जहां पर पढ़ाई लिखाई के नाम पर लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। अब सवाल है कि सरकार FCRA कानून में क्या नया करना चाहती है और क्यों। दरअसल 1976 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार के दौरान FCRA पहली बार बनाया गया और ऐसा इसीलिए किया गया ताकि विदेशी ताकतें भारत के NGO, उनके शिक्षण संस्थानों और ट्रस्टों को पैसा देकर हमारे इंटरनल कंडीशंस को प्रभावित न कर सके। वहीं समय समय पर इस कानून में कई बदलाव किए गए। साल 2010 में मनमोहन सरकार और 2020 में मोदी सरकार कानून को और सख्त करती हुई नजर आई। नियम बनाया गया कि NGO सिर्फ 20% विदेशी पैसा प्रशासनिक खर्च में लगा सकते हैं। इसके पहले ये लिमिट 50% की थी। कुछ लोगों का आरोप है कि इसी कैपिंग का इस्तेमाल कर धर्मांतरण पर खर्च किया जाता था। खर्चा प्रशासनिक खाते में दिखाया जाता था, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल प्रलोभन देने के लिए किया जाता था। और अब FCRA 2026 के तहत सरकार 3 बड़े बदलाव करने जा रही है। पहला, जिन संस्थानों को विदेश से फंडिंग मिलती है या मिली है उन्हें अपना काम और अपना इलाका साफ साफ बताना होगा। दूसरा, विदेशी चंदे से धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा, हालांकि धार्मिक गतिविधियों की अनुमति जरूर होगी। और तीसरा, अगर किसी संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है तो विदेश चंदे से बनी प्रॉपर्टी को सरकार सीज कर लेगी और इसी को लेकर विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। FCRA कानून से डराएंगे लोगों को, इंस्टीट्यूशंस पे कैसे कब्जा करें उस दिशा में ले जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी भूमाफिया पार्टी है। तालाब दिख जाए तो कब्जा, और यूपी में तो बड़े पैमाने पे कब्जा हो रहा है। ये किसी एक समुदाय का इसमें विषय ही नहीं है, क्योंकि केवल क्रिश्चियन संस्थाओं के लिए FCRA नहीं है, सारी संस्थाओं के लिए FCRA ये आवश्यक है। और सारी संस्थाएं किसी भी समाज की हो, जो संस्थाएं जिनको फॉरेन से डोनेशन मिलता है उनको FCRA ये आवश्यक है। जो डिफरेंट NGOs के अंदर में, जिस रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में उस पे कहीं ना कहीं निगाह सरकार की है और कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज को भी इन्फ्लेक्ट करने के लिए ये बिल लेके आया जा रहा है। सरकार तानाशाही करना चाहती है। तानाशाही नहीं देश के अंदर चल सकती। लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, हर चीज के ऊपर अपना कंट्रोल ऐसे चाहते हैं कि सब चीजों को वही कंट्रोल करें। तो कैसे मुमकिन है? हमारा लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार से बर्दाश्त नहीं हो पाता। FCRA हो, डिलिमिटेशन हो, महिला आरक्षण के लिए सरकार कटिबद्ध है। तो ये तो पूरा मानसून सत्र अगर वॉश आउट हुआ है तो इसके लिए केवल राहुल गांधी जिम्मेदार है, केवल अखिलेश विपक्ष जिम्मेदार है, और इसको देश की जनता माफ नहीं करेगी। विपक्ष भले ही इसका विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार इस बिल को लेकर सभी का विश्वास जीतने की कोशिश में जुटी हुई है। ईसाई समुदाय को इससे होने वाले फायदे बताए जा रहे हैं और इस बिल की जरूरत बताई जा रही है। हाल ही में कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी कि CBCI के सदस्यों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में शाह ने आश्वासन दिया कि किसी भी स्थिति में बिल ईसाइयों के खिलाफ नहीं है। अब सोर्सेज बताते हैं कि इस बिल को लेकर सरकार सीरियस है। आंकड़ों की अगर बात करें तो बिल पास कराने में सरकार को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि FCRA बिल ऑर्डिनरी बिल की कैटेगरी में आता है, तो सरकार को 50% से एक अधिक सांसद की जरूरत होगी। फिलहाल लोकसभा में 3 सीटें खाली हैं, तो 271 में सामान्य बहुमत बनता है। NDA के पास 318 सांसद हैं, राज्यसभा में 245 सदस्य हैं और बहुमत के लिए 123 वोट चाहिए। NDA के पास 152 वोट हैं। FCRA बिल कितना संवेदनशील है उसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि संख्या बल के बावजूद सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है।